नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद उनके एनालिसिस का कि किस तरह से चुनाव नतीजे आए, क्या बदला, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। किन लोगों ने नुकसान किया, प्रशांत किशोर का क्या फायदा हुआ, प्रशांत किशोर को क्या फायदा हुआ, प्रशांत किशोर ने किसको नुकसान पहुंचाया और जातियों का, सामाजिक समीकरणों का क्या मायने हैं। महिलाओं ने क्या कमाल किया और उस कमाल का क्या फायदा किसको हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल अब भी बने हुए हैं। हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी बिहार चुनाव पर लगातार लगे रहे हैं और उन्होंने एक के बाद एक सर्वे, ओपिनियन पोल किए, वोट वाइब की तरफ से और एस इंडिया स्ट्रेटेजीज की तरफ से। अब इन चुनावों के बाद एस इंडिया स्ट्रेटेजीज ने पूरी स्टडी की है कि इन चुनाव नतीजों का मतलब क्या है। दरअसल चुनाव नतीजों को स्टडी करने से, उस पर देखने से समझ में आता है कि इन चुनावों का मतलब क्या था, क्या मायने थे, जिन चीजों को हम सोच रहे थे वो क्या सही उतरे और आगे के लिए भी राजनीति कैसे चलेगी, जो राजनीतिक दल हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब चीजें भी इसमें समझ में आती हैं। बहुत बड़ा उन्होंने स्टडी की है। मैं देख रहा था 31 तरह से 30-31 तरीके से उन्होंने अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से चुना है। ये सवाल भी मेरे मन में बहुत दिनों से था, तो अब समझ में आया, समझ में आपको भी आएगा कि जो हाईएस्ट वोट्स हैं वो आरजेडी को मिले हैं 23%, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों सीटें हार गई, उसको सबसे कम सीटें क्यों मिली। और प्रशांत किशोर जी जिनका हाइप इतना ज्यादा था, वो क्यों फर्श पर रह गए, अर्श तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे सब सवालों पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा काम किया बिहार चुनावों में, लगातार स्टडी भी की और हम सब लोगों को आपने दिखाते रहे रास्ता कि क्या बिहार कहाँ जा रहा है। और ये जो स्टडी की है आपने, ये बड़ी इन डेप्थ स्टडी में देख रहा हूँ, काफी टाइम लगा मुझे इसको समझने में। तो पहले तो आप समझाइए मुझे कि ओवरऑल लब्बो लुआब क्या है इस बिहार चुनाव का, आपकी स्ट्रेटेजीज की, आपकी स्टडी के हिसाब से। 3-4 पॉइंट्स हैं सर। लार्जली ये चुनाव अंत अंत में बाइपोलर हो गया। पहली बार बिहार के इतिहास में काफी दिनों बाद अदर्स जो है उनका वोट शेयर 20% से कम है। पहली बात, क्योंकि एंड में जनसुराज का जो कैंपेन विदर हुआ, वो खुद चुनाव नहीं लड़े, मैनिफेस्टो नहीं निकाला, तो जो एक आकर्षण युवाओं में, अपर कास्ट में जनसुराज के प्रति था, वो कम हुआ और वो वोटर कुछ महागठबंधन में और कुछ एनडीए फोल्ड में वापस आ गए। हम हमेशा जिक्र करते थे कि जनसुराज किसका नुकसान पहुंचाएगा, और मैं ये उसमें सवाल बार बार होता था। हाँ, कि सबसे पहले अदर्स, उसके बाद महागठबंधन, तीसरा एनडीए। तो जो भी वोट शेयर उसको आया है उसको अदर्स से मिला है, क्योंकि एनडीए का वोट शेयर तो बढ़ा है और महागठबंधन का वोट शेयर भी बढ़ा है पिछली बार के कंपैरिजन में, यानी अदर्स से उसने वोट खींचा है लार्जली। दूसरी बात है कि हम लोग हमेशा जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस हो सकता है कि महागठबंधन की कमजोर कड़ी रहे, लेकिन इस चुनाव के बाद ये दिखता है कि महागठबंधन का जो कप्तान था, कैप्टन आरजेडी, उसने सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ 25 सीटें जीती हैं, 143 सीटें लड़ गए, यानी ये 20% से भी कम की स्ट्राइक रेट है। ताज्जुब की बात है कि बर्मन साहब का गीत हो गया ये तो, कि माझी जब नाव डुबाए तो कौन पार लगाए। हाँ, मतलब हम लोगों को था कि भाई ये नैया पार करेंगे महागठबंधन, है ना। तो ये आपने बिल्कुल नई तरीके से बात की, क्योंकि सब लोग कमजोर कड़ी कांग्रेस को समझ रहे थे और अब भी चुनाव नतीजों में समझा कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप बता रहे कि 25 आरजेडी की वजह से ये नुकसान ज्यादा हो। कैप्टन वो है ना सर, तो 25 143 सीटों में जीता है। और ताज्जुब की बात है कि जो हम लोग इजी कॉन्टेस्ट समझ रहे थे, आरजेडी वर्सेस एलजेपी, आरजेडी वर्सेस हम और आरजेडी वर्सेस राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तीनों ही कॉन्टेस्ट में आरजेडी हारी है। एलजेपी का अपर हैंड, हम का अपर हैंड और आरएलएम का अपर हैंड रहा, ये तो किसी ने नहीं। तीनों छोटी पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनसे भी 1 to 1 में आरजेडी पीछे रही। तीसरा, महिला शक्ति इस चुनाव में हमने देखा कि 9% के करीब महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा रहा, और पहली बार बिहार के इतिहास में महिलाओं का जो एब्सोल्यूट वोट्स कास्ट है
वो भी पुरुषों से 4,34,000 अधिक रहा। तो एब्सोल्यूट में पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि पहली बार है 4,34,000। तो क्या होता है, क्योंकि महिलाओं का अनुपात 47% है और पुरुषों का 53% है। पहले टर्नआउट ज्यादा भी रहता था, 5%, 6%, अब भी 7%। टोटल तो भी नंबर महिलाओं का कम रहता था पुरुषों के एब्सोल्यूट मुकाबले वोट में। कम होता था। इस बार 4,34,000 ज्यादा है। इसका मतलब है कि लगभग 1,800 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ गया। ज्यादा महिलाओं ने पुरुष के कंपैरिजन में वोट किया। और हिस्टोरिकली हमने देखा ही था कि भाई जब भी महिला टर्नआउट ज्यादा होता है तो वो जेडीयू और उसके अलाइज को बेनिफिट करता है। जेडीयू का स्ट्राइक रेट ऐसी सीटों पर 70 से 90% हिस्टोरिकली रहा है। जी। अब इस बार, पिछली बार 2020 में 119 सीटों पर महिलाओं का एब्सोल्यूट वोट्स कास्ट पुरुषों से अधिक था, 119 पे, यानी लगभग आधा ही हो गया आधा हो गया। असेंबली का। उसमें हाँ 60% सीटें एनडीए जीती थी और 124 सीटों पर पुरुषों का मतदान महिलाओं से अधिक था, उसमें 55% सीटें महागठबंधन की थी। इस बार ये 119 का जो नंबर है, जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक है, एब्सोल्यूट वोट्स कास्ट, वो 129 हो गया और वहां पे स्ट्राइक रेट हो गई एनडीए की 84%। वाह। आप महिला इंपैक्ट देखिए, यस। जहां पर 60% स्ट्राइक रेट था एनडीए का, 40% फिर भी महागठबंधन या अदर्स जीत रहे थे, वो बढ़कर के 84% हो गया। और दूसरी बात कि महागठबंधन पिछली बार कम से कम आधे सीटों पर, जहां पुरुषों का टर्नआउट ज्यादा था, वहां वहां पर वो निकले थे। 20% सीटें जीती थी। इस बार ऐसी 100 114 सीटों पर सीटें कम हुई, 129 से 114, वहां पर भी स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर एनडीए का था। तो पुरुषों में भी स्ट्राइक पुरुषों ने रेट, भी दिया। पुरुषों के सीटों पर भी स्ट्राइक रेट एनडीए का ज्यादा, महिलाओं के सीटों पर भी स्ट्राइक रेट एनडीए का ज्यादा। तो डबल इंपैक्ट हो गया, क्योंकि पुरुषों की सीटों पे तो महागठबंधन पिछली बार आगे था। चौथी बात है कि कास्ट का जो होल्ड है बिहार की पॉलिटिक्स पे, वो कम हुआ है इस चुनाव में। उसका एक मैं आपको बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूं कि पिछली बार तक, यानी डीलिमिटेशन के बाद, हम लोग हमेशा डीलिमिटेशन के बाद कंपेयर करते हैं 2008 के बाद, क्योंकि उसके बाद कई नई सीटें आ गई हैं और हर कास्ट सीट, स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। हाँ, हर सीट का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। जो सीट सेम है उसका भी बूथ कॉम्पोजिशन जो बदल जाएगा। कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ है। तो 2010, 15 और 20 तीन चुनाव हुए थे इस चुनाव से पहले। आश्चर्य की बात है कि 243 सीटों में से 105 सीटों पर एक ही जाति का उम्मीदवार हर बार जीता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, यानी राजपूत राजपूत राजपूत, भूमिहार कास्ट भूमिहार, कास्ट इंपॉर्टेंट थी। कास्ट। यादव यादव यादव, यानी 105 सीटों पर एक ही जाति का वर्चस्व है था। और 113 सीटों पर तीन चुनावों में से दो चुनाव एक ही जाति का कैंडिडेट जीत रहा था, यानी राजपूत भूमिहार इम्पैक्ट वही है। हाँ। यादव मुस्लिम यादव जैसे भी, यानी 228 सीटों पर, यानी 90% सीटों पर बिहार के एक ही जाति का वर्चस्व था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज। 218 का जो ये नंबर है वो घट करके इस बार 144 हो गया है। ये तो आधा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब अब 90% पर जो एक ही जाति का वर्चस्व था, वैसी सीटें घट करके 144 रह गई हैं। यानी 144 सीटों पर पिछले चार चुनाव 10, 15, 20, 25 में एक ही जाति का उम्मीदवार जीता है, या 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एक ही जाति का उम्मीदवार। तो कास्ट का जो होल्ड था पर्टिकुलर सीट्स पर, वो कम वो हुआ है, कम। लोगों ने विकास पे या बेनिफिशियरी स्टेटस पे या मुद्दों पर या लीडरशिप पे वोट किया है। एक बहुत अच्छी बात जो हमें देखने को मिली है। चौथी बात, लास्ट बात ये कंक्लूड करूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस में जो हम बेस लेते थे पिछली बार का, वही गलत इंटरप्रिटेशन था। क्योंकि 125 110 था, लेकिन लोजपा और राष्ट्रीय लोकमंच जो पिछली बार आरएलएसपी थी, वो दोनों अलग लड़े थे और वीआईपी एनडीए में लड़ा एनडीए था। के साथ है। तो अगर हम ये एडजस्ट कर दें तो वोट शेयर 44 हो जाता था एनडीए का और 39 हो जाता है महागठबंधन का।
और सारा वोट अगर हम लोग एलजेपी और आरएलएसपी का एनडीए में ट्रांसफर कर दें, यानी ऐड कर देते, और वीआईपी का वोट ट्रांसफर कर देते महागठबंधन में, तो एनडीए को 125 की बजाय 169 सीटें आती। 169। तो जो हम 125 और 110 का बेस समझ रहे थे, वो एक्चुअली ऑलरेडी 169 पर था, शुरू हो रहा था। हाँ, तो ये तो बिल्कुल अलग इक्वेशन हो गई ना, अलग इक्वेशन हो गई। और उसके ऊपर भी 2.5% गेन किया एनडीए ने, तो वो अपने आप तो उतना ही हो गया फिर। हाँ, 1.5% लूज किया महागठबंधन ने, तो ये भी 4% का स्विंग हो गया। यानी 169 के बेस पे भी 4% का और एडवांटेज। तो इसी वजह से जो है वो 200 का आंकड़ा पार हो गया। 200 2010 के आसपास का आंकड़ा है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझा। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो यही बात कि 4% का जो इंक्रीज हुआ 169 से 202 पर पहुंचे, इसको हम आज ऐसे समझते हैं 125 से 202 पे नहीं पहुंचे, 169 से 202 पर पहुंचे। तो इस इलेक्शन को, और इसी में मैं एक और फैक्टर जोड़ देता हूं आपसे समझने के लिए, कि जैसे आपने कहा कि महागठबंधन को डुबोया आरजेडी ने, कैप्टन ने, मोर और लेस, ठीक है। और महागठबंधन को डुबोया आरजेडी ने, जो 25 सीटों पर आ गए। तो क्या एनडीए को नैया पार लगाई जेडीयू ने या बीजेपी ने? पहली बात। और दूसरी बात, इस रिजल्ट को क्या आप सुनामी कहते हैं, या फिर 2.5% तो होना ही था, 2.5% इंक्रीज हुआ है टोटल वोट, तो इसको एक ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस मानते हैं? देखिए, जेडीयू पिछली बार 43 सीट्स पर था और अब 85 सीट्स पर है। बीजेपी 74 सीटों पे था, 89 सीट्स पर है। तो जो इंक्रीज हुआ है एनडीए की टैली का, अगर 125 से भी कंपेयर करेंगे, उसमें से आधी सीटें तो जेडीयू की वजह से बढ़ गई है। और टेक्निकली भी जेडीयू 43 था नहीं, एलजेपी की डैमेज की वजह से 75 तो था ही, वो 76 था ही वो, उसको भी 9 सीटें आ गई। तो अगर हम 125 के बेस से चलेंगे तो जेडीयू की 40 से ऊपर सीटें बढ़ी हैं और जेडीयू की वजह से ये मैंडेट है। अगर हम 169 के बेस से चलते हैं तो जेडीयू 76 से 85 हो रहा है और बीजेपी भी 74 से 89 हो रही है और एलजेपी की सीटें बढ़ रही है। मतलब ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। जेडीयू की भी टैली बढ़ी, बीजेपी की भी टैली बढ़ी और एलजेपी हम और आरएलएम की भी लगभग उतनी ही टैली बढ़ी है, क्योंकि एक बेटर अलायंस था, कोहेजन था इस अलायंस में, सीमलेस वोट ट्रांसफर हुआ। और काफी पहले से ही जब भी बैठकें होती थी जिला कमिटीज की एनडीए की, तो पांचों घटक दल के लोग उस बैठक में होते थे। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर जगह एक ही पोस्टर है, कॉमन पोस्टर था 3 महीने पहले भी, रोजगार लगातार एनडीए सरकार, नीतीश और मोदी का फोटो उसमें रहता था। लेकिन महागठबंधन का हर जगह तेजस्वी सरकार, महागठबंधन सरकार का कोई पोस्टर ही आपको नहीं मिलेगा पूरे बिहार में ढूंढ कर। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने कही किस चीज के बारे में, कि मतलब ये इसको सुनामी के तौर पर हम देखेंगे या एक विनिंग है, ठीक विनिंग है? नहीं, देखिए, क्योंकि ऐसा मैंडेट 20 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा है उसको अगर ऐसा मैंडेट मिल रहा है तो आपको इसको सुनामी के तौर पे ही हमको समझना चाहिए। अब देखिए, इसका कारण क्या है या क्या हुआ है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को 20 सीटों पे लाके, सॉरी, आरजेडी को 20s में लाके पटक दिया था 2010 में जी। आरजेडी हाशिए पर थी, लालू जी 115 जेडीयू और 90 के करीब 91 20s पर। आरजेडी को लीज ऑफ लाइफ नीतीश कुमार ने दिया जब 2015 में उन्होंने अलायंस कर लिया आरजेडी के साथ। जेडीयू का वोट, क्योंकि उनका वोट इजीली ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हुआ, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 80 सीटों पे आ गई। 2020 में भी क्योंकि उसका बेस 80 का था, 2020 के चुनाव भी नहीं था एनडीए में, तो भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। इस चुनाव में जो लीज ऑफ लाइफ आरजेडी को नीतीश कुमार ने दिया था उसको अंडू कर दिया।
क्योंकि आज 15 साल बाद आरजेडी उसी 20s में आकर के रह गई, उसी 20s में आकर के रह गई। और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था नीतीश कुमार का कि उन्होंने ही जीवन दान दिया आरजेडी को, नहीं तो आरजेडी एज अ रीजनल पार्टी शायद खत्म हो गई होती। तो उन्होंने अपने उस चीज को पूरा का पूरा, एक जैसे कहते हैं सर्कल ऑफ फुल लाइफ, सर्कल कर, फुल सर्कल करके कि आज आरजेडी को फिर उसी 2010 के दौर में पहुंचा दिया, जहां पर लीडरशिप के ऊपर सवाल है। कोर वोट ब्लॉक भी शायद उतनी उत्साह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुस्लिम वोट में टूट हमने देखा ही है, यादव वोटों में भी टूट हुई है, क्योंकि यादव डोमिनेटेड सीट्स में भी वो लोग हारे। जी, इसमें एक चीज समझना था, आपने अभी एनडीए गठबंधन के कोहेजन की बात की। कंफ्यूजन ये हो रहा था कि एलजेपी, जिसने पिछली बार नीतीश कुमार जी का बड़ा नुकसान किया था जेडीयू का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उन दोनों के बीच खासतौर से वोटर लेवल पर, कार्यकर्ता के लेवल पर उस तरह का कोहेजन या वो बन पाएगा कि नहीं, वहां पर एक बड़ा झगड़ा था। पिछले इलेक्शन को देखें, घाव थे। लेकिन इधर महागठबंधन में तो कांग्रेस उनके साथ ही रही है मोटे तौर पर, उसके बाद भी वो एक अच्छा टीम नहीं बन पाई। और यहाँ जो बड़ी गड़बड़ थी, उसके बाद भी वो टीम बन गई। और वहां चीफ मिनिस्टरियल फेस भी हो गया था, क्लियर कट था तेजस्वी का। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन अमित शाह जी ने, पार्टी ने रखा था। तो ये दोनों कारण के बाद भी एनडीए एक अच्छी टीम बन गई क्यों, और एमजीपी नहीं बन पाई? एक्चुअली एलजेपी और जेडीयू का जो ट्रेडिशनल रिफ्ट है महादलित दलित कैटेगरी की वजह से, और 2020 में वो और रिफ्ट बढ़ गया, इस बात को दोनों लीडर्स ने रियलाइज किया। ग्राउंड पे इसका असर था, वो ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं दिख रहा नहीं। था। लेकिन एक बहुत सिंबॉलिक मैसेज तब गया जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए, खरना पर, छठ के त्योहार पे। छठ छठ के का लिए। त्योहार जी बहुत ही जी। पायस त्योहार है बिहार में, और वो जो तस्वीर चली, उसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज दोनों ही जेडीयू और एलजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गया। क्योंकि जेडीयू को भी ये रियलाइजेशन था कि अगर 76 से ऊपर लाना है, यानी तो चिराग को साथ लेना ही पड़ेगा। 5% पासवान समाज का वोट नहीं ट्रांसफर होगा, तब तक 70 या 75 प्लस हमारा टैली नहीं हो। नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान को भी रियलाइजेशन था कि 5-6% वोट के साथ भाजपा का पूरा वोट ट्रांसफर होने के बावजूद भी जब तक ये 15 से 20% जेडीयू का ट्रांसफर नहीं होगा मुझे, तो ये 28 सीटों में से हो सकता है कि फिर से सिंगल डिजिट में रह जाऊं मैं। तो ये दोनों ने एक, मुझे कह सकते हैं, और पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें याद नहीं रखी जाती, एक नहीं, याद मैच्योरिटी। नहीं, मैंने कहा कि कार्यकर्ता के लेवल पर ये होता हाँ, है ना कि हाँ, मैसेज तो गया। मैसेज गया उससे। वो हाँ। जो मीटिंग हुई, जब उन्होंने भी पैर छू के आशीर्वाद लिया और खरना का प्रसाद खाया, उससे एक मैसेज गया। अब जब हम आरजेडी और कांग्रेस कांग्रेस। की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए कि आरजेडी बहुत पुराना पार्टनर रहा है कांग्रेस पार्टी का, यूपीए सरकार से मिल के जी। टाइम से लेकर के और पहले भी। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में भी खटपट की कहानी कोई नई नहीं। 2009 में आरजेडी अलग चुनाव लड़ी लोकसभा का, जबकि लालू यादव रेलवे मंत्री थे 2004 से 9। और व्हाटएवर सेड एंड डन, एक अच्छा उन्होंने परसेप्शन परफॉर्म। क्रिएट किया था कि काम अच्छा हुआ है, और काम भी उस समय अच्छा हुआ था, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। 2009 में सीटों के ऊपर फिर से दोनों में ठनी, और आरजेडी एलजेपी के साथ लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, सीटें कम आई। उसके बाद लालू यादव, जो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे होंगे, वो रेलवे मंत्रालय उनको, मुझे जहां तक छोड़ा। याद है, दोबारा मिला नहीं। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच पे एक खींचातान है शुरू से, जो कि नहीं, लेकिन इस लालू बार तो तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर बैठ के उनको 15 दिन घुमा रहे थे, राहुल जी को। आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट को ऐसा था कि तेजस्वी, मतलब अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो ऐड करते हैं वोट और लोगों को पुट ऑफ भी करते हैं। तो अगर तेजस्वी सीएम फेस अनाउंस होता है तो एमवाई कंसोलिडेशन तो होगा, लेकिन वो 32% ही है, पर दूसरे समाज के लोग कट जाएंगे। तो उनका ये मानना था शुरू शुरू में
कि बिना सीएम फेस के अगर चले तो शायद एक कंबाइंड लीडरशिप में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य, आईपी गुप्ता, ये 4-5 लोग जो हैं वो अपने अपने समाज का वोट लाएं, ताकि लोग पुट ऑफ ना हो अगर तेजस्वी को फॉर्मली अनाउंस कर दिया तो ये एक स्ट्रेटेजिक, एक दुविधा में थे वो, लेकिन आरजेडी ने इस बात को नहीं माना और आरजेडी अड़ी रही कि नहीं, तेजस्वी चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल हम तेजस्वी वर्सेस हु चलाएंगे, तेजस्वी चलाएंगे। वर्सेस हु तो मोदी चलाते हैं कि मोदी वर्सेस हु। लेकिन तेजस्वी के पास अभी भी वो लालू यादव वाला पॉलिटिकल हेफ्ट और वजन है नहीं, बैगेज एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए। एक्सपीरियंस, हाँ वजन नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। 3 साल वो डेप्यूटी सीएम रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसमें भी लोग कह सकते हैं कि भाई नीतीश के अंडर ही वो काम कर रहे थे, और कई बार उन्होंने खुद भी कहा है इसको पब्लिकली कि मैं नीतीश चाचा से बहुत सीख रहा हूँ और उनके अंडर काम कर रहा हूँ, ऐसा। तो वो वजन नहीं है उनमें अभी भी, है ना, जिसकी वजह से और वोट अट्रैक्ट करने की बजाय जब एक आप लीडर अनाउंस करते हैं तो सिर्फ अपने कोर वोट ब्लॉक को नहीं, उसको और भी समाजों के वोट ब्लॉक को अट्रैक्ट करना है। वो एबिलिटी नहीं है तेजस्वी यादव में, जो लालू यादव में थी, जो 1990 और 1995 में वो तो उन्होंने लीडर बैक, हैं, हाँ लेकिन इसको दलित, उल्टे तरीके से देखें सर, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सवाल इसमें ये भी जुड़ता है जो आपने भी पूछा है कि हाईएस्ट वोट जीतने के बाद, हासिल करने के बाद भी लालू ये तेजस्वी जी का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों रहा? इसको आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आपने उसको बहुत डिटेल में किया है काम। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि लालू जी जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये तो लालू जी का बैगेज था जो तेजस्वी जी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, तमाम चीजें, क्या ऐसा इशू था? देखिए अगर बैगेज वाले क्वेश्चन को पहले हैंडल कर लें कि भाई एवरी एसेट इज अ लायबिलिटी ऑल्सो, ये तो कॉमर्स का फॉर्मूला ही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एवरी स्ट्रेंथ इज अ वीकनेस ऑल्सो। यस, कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ होता है, ओवर कॉन्फिडेंस वीकनेस होता है, और बहुत वीकनेस थिन होता लाइन ऑफ डिफरेंस है, पता नहीं चलता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को लालू यादव के करप्शन और जंगल राज की वजह से नुकसान है, जो कि बात सही है एक लेवल पे, लेकिन लालू यादव की वजह से ही तो ये 32% वोट भी है। ये तो लालू लेगेसी का वोट है ना, ये तेजस्वी यादव का वोट थोड़ी है। नहीं है। 2015 के चुनाव में भी जब एम वाई सिंगल, एम वाई समीकरण जो है वो लालू का वोट है। वो तो लालू जी का है ना। जब 2015 में चुनाव हुआ और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, 2010 में 20 सीटों से सीधा 80 सीट पर पहुंची, तो उस समय तो कैंपेन नीतीश और लालू ने किया ना। तेजस्वी तो उनको अनाउंस कर दिया गया एज अ जी, डेप्यूटी सीएम, जैसे अखिलेश यादव को, अखिलेश जी को मुलायम किया सिंह गया था। यादव को, ठीक है, उनका कैंपेन में लीड तो नहीं कर रहे थे अखिलेश यादव। तो ये एक बात है कि भाई ये 32% वोट भी तो वो ला रहे हैं ना, तो ये तो एक 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 दोनों बैगेज चीज रहेगा। हाँ, अब है कि भाई आरजेडी को कैसे सबसे ज्यादा वोट आया और वो जीत नहीं पाई सीटें। तो सबसे पहली बात है कि भाई जब हम वोट शेयर की बात करते हैं तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ी है, तो ऑब्वियसली उसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि आरजेडी जो है वो 143 सीट पे लड़ी और 23% जेडीयू वोट, और भाजपा 101 101 पर। 101 सीटों पे लड़ी। लगभग 1.5 गुना ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ी है, 1.4 टाइम्स तो लड़ी ही है। अब वोट शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? अब आरजेडी लड़ी तो 143 पे, ठीक है, तो उसको मान लेते हैं 1 करोड़ 15 लाख वोट के करीब मिला। 1 करोड़ 15 लाख वोट मिला उनको। लेकिन ये डिवाइड होता है 243 सीटों पर जो सारे वोट पड़े हैं उसके हिसाब से, तो उनको ठीक। 23% वोट मिला। अब अगर हम इसको पर सीट वोट कर दें कि हर सीट पे कितना मिला, क्योंकि ये तो 143 पे लड़े और बाकी लोग 101 पे लड़े, तो भाजपा को 1 करोड़ वोट मिले, लेकिन वो सिर्फ 101 सीट पे लड़ी थी, तो उसको 1 लाख वोट हर सीट पे मिला। हर सीट पर मिल गया। लेकिन आरजेडी को सिर्फ 81,000 मिला, 19,000 का फर्क तो यही हो गया। 143 जेडीयू में। को जेडीयू को 96 लाख वोट मिले
उसको 96,000 वोट हर सीट पे पड़ा। एलजेपी को भी हर सीट पर 89,000 वोट पड़ा है, जो कि क्योंकि आरजेडी से ज्यादा है, जो कि ज्यादा हम डिस्कस 29 सीट्स पर ही लड़े हैं तो ज्यादा है। तो ज्यादा सीटों पे लड़ी तो ज्यादा वोट मिला। अब आरजेडी वर्सेस अदर्स में क्या हुआ अगर देखा, क्योंकि आरजेडी 143 सीटों पे लड़ी ना, तो इसमें क्या बाकी हुआ, आरजेडी 25 सीट जीत गई, उसमें उसको 46% वोट मिला और सामने वाले को लगभग 40%, यानी 6-7% की लीड इसकी रही। लेकिन वो एआईएमआईएम और बसपा से 4 सीटें हार गई, या मतलब ठीक हार है। गई ऐसे हारे तो वो शायद भाजपा जेडीयू से है, लेकिन इन सीटों पर हाँ, मीत और नुकसान बसपा, नुकसान उनकी वजह से हो गया। तो उस पर इनको सिर्फ आरजेडी को 23% वोट मिला और जो जीता उसको 40%, बड़ी मार्जिन से जीता एआईएमआईएम बसपा। भाजपा से वो 43 सीट हारे, वहां पर इनको 40% मिला, भाजपा को 49, 9% के लिए। 9%। जेडीयू से वो 51 सीट हारे, वहां पर इनको 38%, जेडीयू को 48%। यानी जब वो जीते 7% से जीते, जब वो हारे हैं 9%, 10% से। 9-10% पर हर एलजेपी, हम और आरएलएम से भी वो 20 सीटें हारे, जो कि कमजोर कड़ी माने जा रहे थे, और वहां भी आरजेडी को सिर्फ 38% वोट मिला, जबकि इन पार्टियों को 47। यानी आरजेडी, एलजेपी, हम आरएलएम से भी 9% वोट शेयर से हारी। यानी एवरेज नंबर ऑफ वोट्स आरजेडी का कम था, 81,000, भाजपा का 1 लाख, जेडीयू का 96,000 शायद, हाँ 96,000, और एलजेपी का 9,000, एलजेपी का 89। नहीं तो इसको क्या मैं ऐसे समझूं कि इसका मतलब तो एक पर्दे के पीछे का जो हीरो है इस विनिंग का, वो चिराग पासवान हुए, क्योंकि उन्होंने जेडीयू को जिताने में भी मदद की, एनडीए को गठबंधन में नंबर सीट्स अपनी बढ़ाकर मदद की, और आरजेडी को भी हराने में मदद की। ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो एज था, एक तो हम 2020 का बेस मान रहे हैं, एक जो एडजस्टेड बेस है, जो शुरू ही कर रहा है भाजपा, भाजपा तो नहीं, एनडीए 169 एनडीए सीट से या 44% वोट शेयर से, वो तो 5% चिराग पासवान की वजह से ही। चिराग पासवान जी। तो ये 5% जब जेडीयू, बीजेपी और अलाइज को जब वोट ट्रांसफर हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि इस बार दलित समाज में जो हमारी दूसरी एक एजेंसी वोट वाइब में जब हमने एग्जिट पोल किया, तो 60% दलित समाज ने वोट किया एनडीए को, जो कि 2024 लोकसभा के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि 2024 में तो संविधान खतरे में का नैरेटिव बिहार में भी चला, तब भी 30 सीटें जीत पाई थी एनडीए, जो कि पिछली बार 39 जीती थी। तो ये एक क्रूशियल वोट था, आप इसको जरूर कह सकते हैं कि ये डिसाइसिव था विक्ट्री और लॉस में, और ये डिसाइसिव था कि भाई 150 से 200 पहुंचे हैं जी, उसमें, उसमें इंपॉर्टेंट रहा, ऐड करता है। अब सर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको चर्चा हम लोग करते रहे, महिलाओं की आपने भी चर्चा की देश भर में, ये जो 9%, 8%, 10% जो भी महिलाओं का वोट मिला एक्स्ट्रा एनडीए को, क्या ऐसा कारण है? वो 2006 से 2025 तक के नीतीश कुमार हैं, या 10,000 रुपए है, या जंगल राज है? 3 बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो 10,000 है, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जहां पर कैपिटा इनकम ही 5,500, 65% फैमिलीज 10,000 से भी कम की इनकम है। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। 1.5 करोड़ वोटर्स को ट्रांसफर भी हुआ है, तो लगभग 40% महिला वोटर्स को ट्रांसफर भी हो गया, तो वो भी बहुत बड़ा 1.5 करोड़ अमाउंट। को मैं 3 करोड़ मानता हूँ, क्योंकि 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला है तो 3 करोड़, साढ़े मुझे तो चार करोड़ हो गए, 4.5 करोड़ हो गए लगभग वोटर, हम्म, है ना, उसमें सब समाज के जुट गए, तो हाँ, 4.5 करोड़ वोटर हो गए। और आप वैसे देख लीजिए तो मान लेते हैं कि भाई 32% तो मुस्लिम यादव आबादी है, तो 4.5 में से 1/3 हटा दीजिए, तो सही कह रहे हैं आप, 3 करोड़ पे उतर गए। 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ वोट इनको मिल गए, लगभग हाँ, 2.5 लगभग करोड़ हो गए करीब, हाँ, लगभग थोड़ा कम। हाँ, तो ये है गणित, तो क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा था। लेकिन ये महाराष्ट्र की तरह या झारखंड की तरह ये आउट ऑफ द ब्लू स्कीम नहीं थी।
ये शिवराज सिंह चौहान की तरह कंटिन्यूअस स्टेप्स जो नीतीश कुमार ने लिए, उससे उसका उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ी, उससे विश्वास बढ़ा लोगों का, और उनको लगा कि हाँ भाई, ये दिया चुनाव के टाइम है, चुनावी जरूर इसका एक इसको एक, ट्रस्ट एक वोट कह सकते हैं, हाँ, ट्रस्ट वोट है। क्रेडेंशियल वोट कह सकते हैं। एक 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 विश्वास नीतीश कुमार के ऊपर रहा है, और उस विश्वास पे वो खरे उतरते हुए उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 ट्रांसफर किया। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, मुझे ऑथर याद नहीं आ रहे, कि जो महिलाएं, जो रूरल महिलाएं बिहार में अपने पिता या पति के नाम से जानी जाती, वो आज दीदी के नाम से जानी जाती। वो एक बिहार में मार्जिनलाइज्ड, बैकवर्ड, दलित समाज की महिला, जी हाईली पैट्रियार्कल सोसाइटी, लिटरेसी लेवल्स कम, इनकम लेवल कम, वहां पर अगर वो सीना तान के उस गांव में घूम रही है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि महिलाओं में इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर की वजह से महिलाएं आज बाहर निकल रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, काम काज कर रही हैं। तो एक जंगल राज का जो एक फियर है, रिटर्न ऑफ जंगल राज, वो उनमें काम करता है। जी। अब बात करते हैं एक और सुपर हीरो आपके इलेक्शंस के, जनसुराज की, प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी अर्श पर जाने के बजाय फर्श पर ही क्यों रह गए? क्या हमने, मतलब पहले तो हम अपना ऑब्जर्वेशन देखें कि क्या हमने उनको ओवर हाइप किया, अंडरस्टैंड किया? ये जो इलेक्शन प्रोसेस, कैंपेन, और उनको समझते थे कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो वो कमाल कर देंगे, लेकिन वो कमाल नहीं हुआ। देखिए, लास्ट लास्ट तक ट्रैकर में लगभग 8% वोट शेयर आया था जनसुराज का, प्री पोल मैं आपको बता रहा हूँ। ये लगभग सेकेंड वीक, अगेन जो हमारी दूसरी संस्था है वोट वाइब, उसमें 8.1% जहां तक मुझे याद है, और उनको 3.5% वोट मिला है। मिला है वोट, हाँ। अब उसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक हुआ है कि उन्होंने खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया, दूसरा जनसुराज ने इतना बड़ा हाइप बनाया कि उसके पास एक प्रोफेशनल टीम है, थिंक टैंक है, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। जनसुराज का मैनिफेस्टो क्या है, ये किसी को पता ही नहीं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज ही नहीं किया। तो जो ब्लूप्रिंट बिहार के लिए वो बताना चाह रहे हैं लोग, उन्होंने विजन जो बताया, होना चाहिए जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों। तो दो बातें ये हो गई। तीसरी, टिकट वितरण को लेकर के किसी भी अन्य पार्टी की तरह जनसुराज में बहुत विरोध हुआ। जनसुराज ने सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उसने लिस्ट अनाउंस करी। वहीं पर इतना विरोध हुआ कि उसके बाद जनसुराज के आपको उसके हैंडल पे भी कैंडिडेट्स की सूची नहीं मिलेगी। हाँ, वो 140 के करीबन उन्होंने दी 238 में से। हाँ, 120 ही मुझे लगता है। फर्स्ट 120 फेज से भी कम का आंकड़ा था मुझे लगता है, जी, उसके जी, आसपास मान लेते हैं। तो आसपास। आधी की दी, आधी की नहीं दी। वो आपको उनके हैंडल पे भी नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगा। अब उन 120 सीटों पर जो भी लोग 3-3 साल से काम कर रहे थे जनसुराज के लिए, क्योंकि जनसुराज ने एक 5 एक्शन प्लान दिया था उनसे, उनको ये रैली करना है, ये आज महिलाओं के लिए करना है, आज इतने घरों में ये फॉर्म बांटने हैं, ये कार्ड बांटने, एक पूरा एक एक्टिविटी थी कैंडिडेट्स के लिए। उनमें से कई लोगों को टिकट नहीं मिला और टिकट किसी और को दे दिया गया, और टिकट बेचने का भी आरोप लगा, सिग्निफिकेंट आरोप लगा। 43 कैंडिडेट्स जो थे जनसुराज के, उन पर आपराधिक मामले थे, ये तो एडीआर की रिपोर्ट ने बता दिया। ठीक तो है। जो एक पार्टी विद अ डिफरेंस का टैग था जनसुराज का, वो कहीं ना कहीं लास्ट के दिनों में धूमिल हुआ, और उसकी वजह से जनसुराज का जो वोट लगभग 8% पर था, वो आधा गिर करके 3.5% पर रह और गया। आ गया। नहीं, लेकिन सर ये ठीक है, आपने जो किया, आपका जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है, मैं उनको अब भी उतना सीरियस कंटेंडर नहीं मानता, आपके कारण हूं कि 236 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, 236, और 60 सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिलता है उनको। ठीक है, तो ये जो है
60 सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिलता है। तो मैं तो उसको मतलब ऐसी पार्टी को सीरियस कंटेंडर के तौर पे ही नहीं देखता आज भी, आप कुछ भी कहें। क्योंकि मान लीजिए कुछ कम भी हो जाएगा तो 8% से 3% पे तो नहीं आएगा जो लोग दे रहे हैं। इसका मतलब ओवर हाइप्ड प्रोपेगेंडा उनका या पब्लिसिटी, जो भी शब्द आप लें, मैं कोई उनको उस तरह से नहीं कह रहा, या फिर वो बिहार को नहीं समझे। ओवर हाइप जरूर था। देखिए, बिहार हाईली रूरल एरिया है आज की डेट में भी। अगर 2011 के सेंसस से चले, क्योंकि 2000 उसके बाद सेंसस नहीं है, सिर्फ 11% अर्बन पॉकेट्स हैं बिहार में, ओनली 11%। भारत का ये नंबर, एवरेज नंबर 34%। 34%। आज की डेट में आप कोई भी एस्टिमेट ले ले, 15% से ऊपर प्योरली अर्बन एरिया नहीं है बिहार। तो उनकी अपील लार्जली अर्बन एरियाज में है। जब हम लोग या कोई भी एजेंसी सर्वे करती है कॉलिंग के बेसिस पर, उसमें अर्बन सैंपल्स ज्यादा मिलते हैं, उसको हमको वेटेज करना पड़ता है। ठीक है, 25% 30% मिला, उसको वेट कम करके हम 15% पे लाते हैं। और इस सवाल का जवाब आई थिंक हमारी जो दूसरी संस्था है वोट वाइब, उसके भी एक एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने पूछा था कि क्या आपको जनसुराज का सिंबल पता है। हाँ, जब आपने ये सवाल किया था और 48% ज्यादातर लोगों लोगों को को नहीं पता था उसका। सिंबल नहीं पता था, सिर्फ 36% लोगों को सही से पता था, और हम्म, 15% लोगों ने इनकरेक्टली बताया था। तो एक नई पार्टी के लिए एक सिंबल चैलेंज होता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो व्यूज हैं, या रील्स पे जो व्यूज हैं, या इंटरव्यूज जो वो दे रहे थे उसको व्यूज मिल रहे थे, क्योंकि देखिए कोई लीडर वहां पर कॉन्स्टेंटली इनकी तरह बात तो कर नहीं रहा था। कोई था ही नहीं, नीतीश लीडर तो अकेले ही थे वो। नीतीश कुमार थे नहीं, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का ऐसा अपील नहीं है ना। तेजस्वी यादव एक थे, लेकिन उन्होंने भी उतने इंटरव्यूज नहीं दिए, और पिछली बार की तरह वो फॉर्म में नहीं थे इस बार। फॉर्म वो में नहीं क्लियर थे, रहा एक्टिव था, एक्टिव नहीं। बड़ा आई थिंक कुछ हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी, उतनी ज्यादा रैलीज वगैरह उतनी तत्परता से नहीं वो कर कर पाए थे। नहीं। एक लीडर मिला मीडिया को जो कि बात कर रहा है, और जिसकी वजह से टीआरपी चल रहा था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक बलून था जो बर्स्ट हो गया, और रियल व्यूज मे नॉट बी रियल व्यूज, तो वो दिख गया। और जब हम लोग स्ट्रेटेजिस्ट या वो भी स्ट्रेटेजिस्ट से जब काम करते हैं, तो पार्टी का बेस वोट होता है, हम लोग उसमें सिर्फ 2-3% ही ऐड कर सकते हैं, इवेंट्स, मीडिया मैनेजमेंट, वो रैलीज, इन सब सब चीजों से। तो वो इवेंट मैनेजमेंट, रैलीज, ये सब तो उनका अच्छा था, बट वो 2-3% ही है ना, बेस तो नहीं है ना। किसी एक भी समाज का, किसी एक भी वर्ग का कोई। उनको सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से ये 2-3% जो आप कह सकते हैं इंक्रीमेंटल वोट, जो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट या हम लोग किसी पार्टी को ऐड ऑन करते हैं, वो ऐड ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका बेस ही जीरो था। तो जीरो में 2-3% ऐड करके 3.5% आ गए। इसको दूसरे तरीके से मैं पूछना समझना चाहूंगा, आपने इसको पूरा स्टडी किया है कि यदि प्रशांत किशोर 238 सीटों पर 236 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय 40-50 सीटों पर, जैसे 11% 15% अर्बन बेस वाली सीटें हैं और उनका अर्बन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब हो गया 15% का मतलब करीब 30-35 सीटें, 40 सीटें हो जाती है। 40 की बजाय 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ते तो शायद बेटर परफॉर्म कर पाते, या वो सोच रहे थे कि पार्टी को 6% वोट मिल जाए तो रजिस्टर हो जाए, नंबर ऑफ वोट परसेंटेज बढ़ जाए, नंबर कुछ मिले ना मिले। देखिए क्या है कि उनको ऐसा लगा कि भाई, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, कभी भी 243 सीटों पे यहाँ लड़ी नहीं। हाँ, तो अगर मैं 243 सीटों पे लड़ता हूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी वोट शेयर ज्यादा होने की ज्यादा है। हाँ, तो वही वोट शेयर की बात होगी ना जी। वोट शेयर पे गए वो, है ना, कि भाई सीटें नहीं मिल रही हैं। सीटें तो ठीक है, 0 से 2 दिया था हमने वोट वाइब में, एग्जिट पोल में, ठीक है, वो भी नहीं आई। एक मतलब एक सीट की का अंदाजा था कि शायद आ सकता है, जो कि वो भी हार्ट का, वो भी तो मतलब उनकी वजह से नहीं, वो तो चलिए तस्लीमुद्दीन आई थिंक उनके पुत्र को टिकट दिया था, जी। उसकी वजह से हो सकता है मिलता था। तो वोट शेयर गेम में गए। देखिए क्या है, प्रशांत किशोर अपने दो इमेज में फंस गए, एक पॉलिटिशियन का इमेज, एक स्ट्रेटेजिस्ट का इमेज।
स्ट्रैटेजिस्ट के इमेज को धक्का लग गया जब 2024 में वो आकर के बोले कि भाई बीजेपी की खुद 300 से ऊपर है और 400 प्लस या उसके आसपास का आंकड़ा रहेगा। ऐसा बोला था कि नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन बीजेपी का 300 से ऊपर ये ऊपर उनका, रहेगा। हाँ 301 302 जो भी कह रहे थे वो आया नहीं। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट के इमेज पर उनको धक्का लग गया वहां पर। अब अगर आप यहाँ पे चुनाव लड़ने, पॉलिटिशियन स्ट्रैटेजिस्ट दोनों हैं आप पॉलिटिशियन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजिस्ट। कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी है कि आपके पास एक वे आउट है कि भाई पहला चुनाव था, लोग जानते नहीं थे पार्टी को, टफ चुनाव था, बाइपोलर हो गया, हमको 3-4% आया, ठीक है। लेकिन अब वो स्ट्रैटेजिस्ट का भी रोल अपना छोड़ना नहीं चाहते। जेडीयू की 25 नहीं आएगी, जेडीयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, करेक्ट। तो अब वो दो चीज में फंस गए। अब उनका था कि कुछ तो, मतलब आई नीड टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस इलेक्शन। या तो मेरी स्ट्रैटेजिस्ट की इमेज बच जाए, या तो मेरी या पॉलिटिशियन की पॉलिटिशियन। इमेज। पॉलिटिशियन की इमेज मैं बचा लूंगा, नई पार्टी है, लोग कहेंगे चलो, आज चल ही रहा है ना, आज आज सोशल हाँ। मीडिया पे आप कह रहे हैं ना, हम और आप कह रहे हैं कि भाई शायद जिस हिसाब से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, या जिस हिसाब से उनका, एक सेकेंड सर खाली, ये तो हम और आप कह रहे हैं, बट आप सोशल मीडिया पे आज भी लोग कह रहे हैं, और कुछ लोगों की सहानुभूति से ठीक है भाई, बातें तो सही कर रहे थे, पहला चुनाव ठीक है। था, आगे उनके लिए फ्यूचर है, हाँ, तो लेकिन उसके लिए तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कि हाँ। हाँ, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट का जो एक वो इमेज बचा के रखना चाहते थे, उस ट्रैप में वो फिर फंस गए, और वो बड़बोले तो है ही। मतलब अब इसके बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ बोल दिया, वो एनडीटीवी पे चल गया कि भाई ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, या ऐसा कुछ स्टेटमेंट, पता नहीं, मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं था पूरा, लेकिन हेडलाइन में तो एनडीटीवी ने यही डाला था कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, या तो उसमें वो फंस गए। तो क्या है, जब आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं, बहुत ज्यादा आप बातें करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपोज होना भी शुरू हो जाते हैं। जी। तो वो उनके साथ एक 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 प्रॉब्लम हो गई, जैसे एरोगेंस। नीतीश जी ने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, नीतीश जी अपना काम में लगे थे। अपना काम में लगे रहे और एरोगेंस दिखा लोगों को। देखिए अजीब हाँ। बात है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता है, डरता है। मैं उसे कहता हूं फिर भी वाजिब है, क्यों? क्योंकि भाई वो 25 साल से सीएम और पीएम है, उसका एक वजन है ना। है। लेकिन जो व्यक्ति, जिस पार्टी का 0 एमएलए, 0 एमपी और 0 एमएलसी है, मीडिया उससे भी सवाल नहीं पूछ रहा है। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब आपका मैनिफेस्टो कहाँ है, बताइए। आप तो बड़ा पूरी फौज के साथ एक तो प्रोफेशनल, ये सवाल तो हमें अपने से ही पूछना चाहिए, अपने लोगों वही से मैं कह पूछना। रहा हूं। तो वो तो पूछा नहीं किसी ने उनसे। और एक इंटरव्यू मुझे याद है कि लोगों ने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र, ये जो 10,000 है, ये तो इसका। चलेगा ही, एमपी में भी चला है, महाराष्ट्र में भी चला है, बिहार में भी चल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो कहती है कि महाराष्ट्र और एमपी का बिहार। जो रिजल्ट है वो महिलाओं की वजह से वहां पर जीते। एनडीए जीता। और अभी पहले ही इंटरव्यू में कह रहे हैं कि महिलाओं की वजह से एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली। तो इसका रिसर्च कहाँ है? कौन सा रिसर्च किया है उन्होंने? ठीक है। जी। दूसरी बात है कि जब वो क्लेम करते हैं कि भाई मैं 8 से 10 चीफ मिनिस्टर्स को जिताया हूँ, जीता है, हाँ। तो इसका रिसर्च कहाँ है? कौन सा रिसर्च कहता है कि कि प्रशांत आपने किशोर जीता। 8 या 10 लोगों को जिताया है? कौन सा एक भी मुख्यमंत्री है जिसने जो ऑन कहे। रिकॉर्ड कहा है कि प्रशांत किशोर ने मुझे जिताया है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको जिताने के बाद भी, अगर मैं आपको जिताऊं और आप मुझे जिताओ, तो आप तो मुझे रिटेन करेंगे? कौन सी जी। ऐसी पार्टी है जिसको जिसने जिताने के रिटेन किया। बाद जिसने आपको रिटेन किया है? तो मीडिया ने भी बहुत फ्री हैंड दिया है इनको, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब बातें, बट ठीक है, ठीक है। मेहनत किया है उन्होंने। और अगर लॉन्ग टर्म रहे, ठीक देखिए है, लॉन्ग टर्म आरजेडी में कुछ करेंगे, अच्छा है। आरजेडी पर 20 पे पहुंच गई है वापस, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इससे रिकवरी इतना आसान नहीं रहने वाला है आरजेडी के लिए। कांग्रेस अलायंस से अलग होगा। तो एक नई स्पेस उनको मिल कांग्रेस रही है। एक नई स्पेस उनको, वो कैप्चर कर सकते हैं, कर वहां सकते हैं। रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपने एरोगेंस को कम करते हैं। वैसे सर, वो मिथोलॉजी के राइटर है देवदत्त पटनायक का।
उन्होंने तो लिखा कि जो चाणक्य है वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, कोई रियल कैरेक्टर, रियल अच्छा। चाणक्य नहीं हुआ, है ना? लेकिन चलिए हम चाणक्य मानते हैं, तो प्रशांत जी भी चाणक्य है। अब प्रशांत जी चाणक्य हुए और वो चंद्रगुप्त बनना चाहते थे। करेक्ट। तो इसका मतलब चाणक्य को भी पता था कि चाणक्य चाणक्य रह सकता है, चाणक्य का चंद्रगुप्त बनना एक अलग खेल है, अलग प्लेटफॉर्म है। आप ऐसा यस, देखते हैं? यस, यस, क्योंकि भाई देखिए एज अ स्ट्रैटेजिस्ट जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रैटेजिस्ट के नाम पे थोड़ी वोट पड़ता है, वोट तो लीडर के नाम पे पड़ता है ना। वही चीज इशू हो गया कांग्रेस के साथ, आप कह सकते हैं बिहार में, कि उन्होंने कृष्णा लवरू जी को बनाया, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, हाँ, लेकिन उनके पास वजन नहीं है ना पॉलिटिकल। वो जाते हैं मीटिंग करने, तेजस्वी लीडरशिप का वजन उसको भावी, नहीं है। हाँ, लालू यादव उनको भाभी नहीं देते, लिस्ट रख लेते थे कि चलो ठीक है लिस्ट लेके आओ, रख लो, करेंगे बात। तो स्ट्रैटेजिस्ट बैकरूम ऑपरेटर है, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लीडर उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपने नाम पे वोट लेता है, फिर हम सोचने लगे कि हम नहीं उसको जिताया है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और ये दो ऑपोजिट रोल्स है, इतना इजी नहीं है। एक छोटा-सा जवाब मैं समझना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के स्पॉइलर कौन है? आपने तीनों चारों का ज़िक्र किया है, जनसुराज का भी, एमआईएम का भी और बीएसपी का भी। टोटल मतलब वो नंबर के हिसाब से भी मैंने देखा। लेकिन आप क्या जनसुराज को स्पॉइलर के तौर पे देखते हैं? चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी स्पॉइलर, मतलब किसी भी स्पॉइलर का इस कोई चुनाव काम में ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से चुनाव शिफ्ट हो जाता। अगर हम 3.5% जनसुराज का महागठबंधन में ऐड भी कर देते तो भी महागठबंधन चुनाव तो नहीं जीत रहा था, है ना? वो ठीक। 37-38% से 41% पे पहुंच हाँ, जाता, फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये तो लीड 5.5। तो स्पॉयलर्स का कोई चुनाव के रिजल्ट को पलटने जैसा रोल स्पॉयलर्स का नहीं, नहीं है, जो पिछली बार एलजेपी एलजेपी ने, का था, क्योंकि उसने 125 पे ला दिया था जबकि शायद 169 होता। तो 69 होता। इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर स्पॉयलर्स ठीक है। का। आखिरी सवाल कि इस पूरे इलेक्शन का आपने इतनी स्ट्रैटेजिकली ट्रैक कर लिया सब, क्या मैसेज है जीतने वालों के लिए या हारने वालों के लिए? हारने वालों के लिए मैसेज है कि क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चेहरा पेश करते हैं, और सिर्फ मुद्दे रेज करने से कुछ नहीं होता, मुद्दे सबको पता है, गांव गांव में लोगों को पता है कि बिहार के मुद्दे क्या है। बिहार एक जागरूक स्टेट है पॉलिटिकली, उसके सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो आरजेडी या तेजस्वी यादव ने जो ये सोल्यूशन दिया सरकारी नौकरी का, बहुत देखिए हैप्पैज़ार्ड पीसी था वो, बहुत हाँ, जल्दी में आए, वो तो ऐसे बोला, ही कर दिया। हाँ, कोई तैयारी थी नहीं, कोई डेटा नहीं था, कोई बैकअप नहीं था। इससे तो उनकी पॉपुलैरिटी और कम हो गई युवाओं में, कम हो गई। क्योंकि युवाओं बल्कि को इसके लगा बिना भी कि चलते तो बेहतर रहता। ये व्यक्ति क्रेडिबल ही नहीं है, हुँ, या इसको इस इतने बड़े मुद्दे की संजीदगी के बारे में ही आइडिया नहीं है। तो सिर्फ इश्यूज रेस करने से नहीं, टेंजिबल सॉल्यूशन देने होंगे, और उसके लिए एक क्रेडिबल चेहरा खड़ा करना होगा जो इन टेंजिबल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करे। जो सरकार जीती है उसके लिए ये है कि भाई मैंडेट बहुत बड़ा है। आज भी बिहार में लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब्स और पलायन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार की लेगेसी में अगर कोई दाग है तो ये यही है। तो नीतीश कुमार जी को, अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इंडस्ट्री नहीं आ सकती, तो सर्विसेज सेक्टर तो आ सकती है, आईटी आईटीईएस तो आ सकता है। आज बिहार के ही लड़के बैंगलोर, सारी जगह आईटी में है, हैदराबाद, आईटी हर में। जगह आईटी में इंजीनियर्स में अमेरिका तक है, यूएस कर तक। रहे हैं, पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं बिहार का। तो सर्विसेज सेक्टर भी नहीं आ रहा है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर तो इंप्रूव हो चुका है ना? तो ये एक जो तगमा है, ये एक जो इशू है नीतीश कुमार की लेगेसी में, वो उनको ये एक लास्ट चांस है इम्प्रूव करने का। और एक लास्ट बात सिर्फ ये कहूंगा कि 10,000 रुपए जो ट्रांसफर किए गए, ये चुनाव के टाइम किए गए, अब ये रेसिपी फॉर सक्सेस हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि अब तो नीतीश कुमार ने एक और नया दे दिया ना तरीका, कि भाई हर मंथ भी नहीं देना है, एक बार में ही दे दीजिए। टाइम दो। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही चीज नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओ, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को, इंडिया को आकर के
इस चीज के ऊपर कोई ना कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत है ताकि इसका इम्पैक्ट चुनाव पर ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा बीजेपी कार्यालय में जीत के बाद कि ये बिहार से गंगा निकली वो बंगाल तक जाएगी। नहीं मतलब बंगाल तक जाएगी एज इन ये अपना स्कीम्स के बारे में या जीत के बारे में, बीजेपी की जीत के बारे में। देखिए, बंगाल एक अलग स्टेट है और बिहार एक अलग स्टेट है। वहां जाति का कोई बड़ा रोल नहीं है। आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे उसकी जाति क्या है तो वो बता नहीं पाएगा। पोलराइजेशन वहां एक बड़ा मुद्दा है, यानी मतलब हिंदू मुस्लिम जो कंसोलिडेशन है वोट्स का वो एक बड़ा मुद्दा है। और वहां पर सोशो इकोनॉमिक क्लास वोटिंग होती है, यानी पुअर वर्सेस रिच की एक लड़ाई जो भद्रलोक वर्सेस हाँ जो लेफ्ट ने बहुत पहले से कर रखा है। अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो जैसे MY यहाँ पे 32% है बिहार में, वहां पर सिर्फ M 32% है, लगभग 32-33%। ठीक है, लेकिन और उसके जैसे साथ ममता जी के पास एडिशनल वोट है। हाँ, यानी ममता जी के पास M है, M स्क्वायर है वहां पर, महिला और मुस्लिम समाज। तो अगर मुस्लिम समाज 30% है तो उसमें आधी महिलाएं हैं, तो भी 65% वोट ब्लॉक, 50% महिलाओं का और 15% मुस्लिम पुरुषों का। इसमें लार्ज सपोर्ट आज भी ममता बनर्जी के पास है। और बिहार में जैसे मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स बहुत कम है, सिर्फ 42 है, यानी वो सीमांचल में लार्जली सेंटर्ड है। लेकिन बंगाल में मैं कल देख रहा था लगभग 1/3 सीटें, यानी 294 तो 300, 300 में से लगभग 100 पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस अच्छा है। और उसमें टीएमसी 95 सीट से कुछ जीती, यानी उसको हिंदू क्लस्टर्स में से सिर्फ 50 सीटें 200 में से उस मेजॉरिटी मार्क को अचीव करने की। तो ये एक डायनामिक्स है, लेकिन वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन अमंगस्ट मुस्लिम्स इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सिर्फ 42 MLA मुस्लिम समाज के, जो कि होने चाहिए 90 से ऊपर। 90, हाँ। टीएमसी भी सिर्फ 55 टिकटें देती है मुस्लिम समाज को, देने चाहिए 90-100। तो वहां पर भी ओवैसी की पॉलिटिक्स या उनके स्टाइल की पॉलिटिक्स, एक ISF करके काम आ पार्टी सकती है। हाँ, वो अगर करती है तो एक मुस्लिम समाज में भी एक अंडर करंट है कि टीएमसी में मुस्लिम समाज का लीडर कौन है। जो सवाल AIMIM ने RJD को यहाँ पर बिहार में फंसाया, तो बहुत सारे समीकरण हैं जो वहां पर भी देखने को मिले और लिंक्ड भी है एक तरह से। चलिए सर, बहुत अच्छे से आपसे बात हुई है, बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। खासतौर से पोस्टमार्टम जब होता है तो ज्यादा समझ में आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या करी है। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आपने जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा किया, उसके लिए भी बहुत बधाई। आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। बात करते रहेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अमिताभ जी की तरह से लगातार काम करते रहिए। अरे सर, आशीर्वाद थैंक यू। बनाए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।